क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सबका हाल अच्छा होगा। मैं रिंकल कामरा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारा इंडियन पॉलिटी पर क्रैश कोर्स चल रहा है आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है नागरिकता। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा नागरिकता यानी सिटीजनशिप। चीज़ों को समझना ध्यान से। देखिए, अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो सिटीजनशिप हमारे संविधान के पार्ट 2 में लिखा है। कहाँ पर है? पार्ट 2 यानी भाग 2। और हम अच्छे समझते हैं कि संविधान के पार्ट्स के अंदर क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? आर्टिकल्स। और संविधान के आर्टिकल हैं 5 से लेकर 11 तक। संविधान के आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता की बात करते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन और समझे यहाँ पर कि जो नागरिकता कंसेप्ट है हमारे संविधान में, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कंसेप्ट लिया गया है फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है। दूसरी बात, हमारी नागरिकता कैसी है? तो हम बोलेंगे सिंगल है। हमारा संविधान दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं देता है, यानी ड्यूअल सिटीजनशिप की प्रावधान प्रोविजन नहीं देता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की 5 से 11। एक छोटी सी बात और क्लियर करते हैं, थोड़ा समझते हैं इधर। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा संविधान जो लागू हुआ था यानी इम्प्लीमेंट हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 से पहले भारत का नागरिक कौन बना, कैसे बना, वो बताता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद कौन बनेगा, कौन नहीं रहेगा, ये पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को। किसको दी गई है? पार्लियामेंट को। तो थोड़ा सा और हम क्लियर करते हैं आर्टिकल्स में, और अच्छा समझ आएगा अभी हमें। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 क्या बोलता है? ये बात करता है कि भारत का नागरिक कौन कौन है। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो भारत का नागरिक कौन कौन होगा? बाय बर्थ, इसमें सब बात की गई है। दूसरा, आर्टिकल 6 क्या बोलता है? ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ। इसकी PDF आपको जरूर मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अगर मैं आर्टिकल 6 की बात करूँ, समझ लीजिए बस कि जो व्यक्ति देखिए, हमको अच्छे से पता है कि हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। और आर्टिकल 6 बोलता है कि जो व्यक्ति आज़ाद होने के बाद 2 देशों में बट गया, पाकिस्तान और इंडिया, कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया में आए, क्योंकि आपको पता है उसके बाद मुस्लिम पाकिस्तान चले गए और यहाँ पे हिंदू आ गए, तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आया वो नागरिक होगा भारत का। आर्टिकल 6 में बताया गया। जो 7 जुलाई 1948 से पहले आ गया था वो अपने आप ही भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 7 बोलता है कि जो व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर वापस भारत में आना चाहते हैं तो उनको कैसे भारत की नागरिकता मिलेगी, वो आर्टिकल 7 बताता है। पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, कि आपको एक पंजीकरण करवाना पड़ेगा और आप भारत के नागरिक बन जाओगे। आर्टिकल 8 क्या बोलता है? ये बात करता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की। ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? देखिए, भारत के मूल निवासी तो हैं, भारत में ही पैदा हुए हैं और भारत के ही पहले नागरिक थे, लेकिन आज वो भारत के नागरिक नहीं हैं। उन्हें किसी देश के दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। यानी जब हम आज़ाद हुए तो कुछ ऐसे व्यक्ति थे, भारत के ही थे लेकिन रहते और कहीं थे। मान लो कोई व्यक्ति ब्रिटेन में रहता है उस टाइम और वो ब्रिटेन का नागरिकता ले चुका है, तो अगर वो अब भारत का नागरिक बनना चाहता है तो कैसे बनेगा? वो एक एम्बेसी में जाएगा, वहाँ की दूतावास के पास जाएगा और वहाँ पर अपना क्या करवा लेगा? रजिस्ट्रेशन करवा लेगा और क्या बन जाएगा? भारत का नागरिक बन जाएगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 9 की, देखिए आर्टिकल 9 क्या बोलता है भाई? ये आर्टिकल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा समझ लीजिए। आपको PDF तो पूरी डिटेल में मिली जाएगी। आर्टिकल 9 क्या बोलता है? ये बात करता है कि किसी को दोहरी नागरिकता नहीं दी जाएगी। नो ड्यूअल सिटीजनशिप। नो ड्यूअल सिटीजनशिप। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की उसकी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। मैंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 10 ये बोलता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप। इसका मतलब है
कि अगर आप एक बार भारत के नागरिक बन गए तो बार बार आपको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, आपको बार बार नहीं बताना पड़ेगा, यानी उसका कोई पंजीकरण दोबारा से नहीं करवाना पड़ेगा कि एक बार नागरिक बने तो वो नागरिकता अपने आप ही क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। आर्टिकल 11 क्या बोलता है? आर्टिकल 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ लिख सकते हैं आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है आप समझते हैं। ये बोलता है कि पार्लियामेंट यानी हमारा संसद नागरिकता के ऊपर कोई भी एक्ट बनाएगा कि किसको भारत की नागरिकता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। पार्लियामेंट विल मेक द लॉ ऑन द सिटीजनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट क्या बनाएगा, लॉ बनाएगा, किसके ऊपर, नागरिकता के ऊपर। और बोला गया कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा उसको केवल यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से ही पास करवाना पड़ेगा, कोई भी स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होगी। ये सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, जैसे कि हम जानते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, राज्यसभा है और राज्यसभा में कितने मेंबर है, फिलहाल 245 मेंबर है। लेकिन जिस दिन नागरिकता के ऊपर कोई कानून बन रहा है और उस दिन लोगों में 230 लोग आए हैं और 200 के 230 ने वोट किया है, तो 230 के 50% से ज़्यादा लोग अगर वोटिंग कर देते हैं तो उसको हम सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। एक ही आर्टिकल में इंपॉर्टेंट बोला, आर्टिकल 11 भी, 11 याद रखना है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है किसके ऊपर, नागरिकता के ऊपर। याद रखना 1950 के बाद पार्लियामेंट के पास पावर है और 1950 से पहले सब बताया गया था किसके अंदर, हमारे संविधान के अंदर। तो ये हमने समझा आर्टिकल 5 से 11। थोड़ा सा अब हम करंट का बात कर लेते हैं। काफ़ी न्यूज़ में रहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी, ये कैसे आया वही हम बात करते हैं। जैसे मैंने अभी एक बात बोली कि अगर कोई भी लॉ बनाना है, अगर कोई भी लॉ बनाना है तो वो पावर किसको दी गई है भाई, हमारे पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, एक्ट लॉ बनाया 1955 में। पार्लियामेंट ने लॉ को बनाया भाई 1955 में। इस एक्ट के अंदर 5 मेथड बताए गए, दे आर 5 मेथड टू गेट द सिटीजनशिप, टू गेट द सिटीजनशिप, कि भारत के कैसे नागरिक बनेंगे, वो हमारा पार्लियामेंट ने कानून पास किया 1955 में। और 5 तरीके बताए नागरिकता लेने के। मैं अच्छे से बता चुका हूँ, 1950 से पहले संविधान ही बताता था नागरिकता के बारे में, लेकिन 1955 में पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया इसके ऊपर। 5 तरीके कौन कौन से थे, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि इनमें से कौन सा तरीका नहीं है नागरिकता लेने का। तो 5 तरीके हैं। पहला तरीका है बाय बर्थ। और एक बात और ध्यान रखना, ये लगातार ना कानून को कठोर किया गया है, नागरिकता देने के कानून को कठोर किया गया है। रीज़न एक ही है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर हम बात करें, इसको लगातार अमेंड किया गया है, लिखते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अभी आया था ना, हमने क्या बोला, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी इसको अमेंड किया गया है। पहली बार किया गया, अब अंतिम बार तो पता है 2019 में किया गया, उससे पहले 2015 में किया गया था, 2003 में किया गया था, 1992 में किया गया और 1986 में किया गया। ये इतनी बार हमारा ये वाला एक्ट अमेंड हो चुका है। किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि याद रखना 2019 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। और पार्लियामेंट ने किस मेजोरिटी से किया होगा, सिंपल से, किस आर्टिकल के तहत, 11 के तहत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको पहले केवल था बाय बर्थ में। ऐसा था, मान लो कोई बांग्लादेश का व्यक्ति भारत में इलीगल रूप से आ जाता है और वो बच्चे जन्म देता है, तो बच्चा ही किसका नागरिक होगा, भारत का, बाय बर्थ। लेकिन बाद में बोला कि माता पिता दोनों कहाँ के होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। दूसरा, बाय रजिस्ट्रेशन, आप पंजीकरण करवा सकते हो। ठीक है भाई, आप बाहर रहते हो, यहीं पे इंडिया में इंडिया में रहो, कहीं पे भी रहो, आपको भारत की नागरिकता लेनी है तो आप पंजीकरण करवाओगे और 7 साल का प्रोविजन होगा, आपको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। तीसरा है बाय डिसेंट, वंश के द्वारा। किसके द्वारा भाई, वंश के द्वारा। एक बात ध्यान रखना, मैं हिंदी में नहीं लिख रहा लेकिन बोल जरूर रहा हूँ हिंदी में, आपको PDF दोनों में मिल जाएगी। ठीक है, बाय डिसेंट क्या होता है, देखो अगर मैं बाय डिसेंट की बात करूँ, वंश के द्वारा, देखो 1992 से पहले और कुछ था, उसके बाद कठोर किया गया, उसका थोड़ा सा और रिलैक्सेशन किया गया। क्या है वो भी समझते हैं हम। देखो मान लो एक इंडिया का है, ठीक है, और एक रशियन, ठीक है, रशिया। एक मेल जो है, यानी फादर कहाँ से है, इंडिया से है, और मदर कहाँ से है, रशिया से है। ठीक है, यानी रशियन इंडिया आई और शादी की और रशिया में वापस वो चली गई। ठीक है, और वहाँ पर वो किसी बच्चे को जन्म देती है, यानी ये मदर, एक बेबी होता है इनका, तो ये बेबी भारत की नागरिकता ले पाएगा क्योंकि पिता भारतीय नागरिक है बच्चे जन्म के दौरान। ये 1992 से पहले था।
अगर पिता बच्चे के जन्म के दौरान भारतीय नागरिक है तो बच्चा भारत की नागरिकता ले सकता है। उस माता को अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा उस रशियन एम्बेसी, वहाँ पे इंडिया की एम्बेसी होगी, दूतावास इंडिया के बैठते हैं रशिया में भी, तो वहाँ जाएगी और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। यानी पिता भारतीय नागरिक है बच्चे जन्म के दौरान तो बच्चा भारतीय नागरिक होगा। 1992 से पहले ये था, 1992 के बाद चेंज कर दिया गया, बोला कि दोनों में से कोई भी भारतीय हो, चाहे माता हो चाहे पिता हो, क्योंकि भेदभाव नहीं होना चाहिए, केवल पिता की बात है, बाद में बोला गया माता हो या पिता हो। ठीक है। चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन। क्या है? चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन, यानी देशीकरण के द्वारा। भाई आपको भारत में रहते काफ़ी लंबा टाइम हो गया, 14 साल आपको भारत में रहते हो गए, तो आप भारत के नागरिक बन जाओगे किसके द्वारा? नेचुरलाइजेशन के द्वारा। और ऐसी नागरिकता कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कौन सा मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी गृह मंत्रालय। जैसे आपने एग्जाम्पल अदनान सामी भारतीय नागरिक बना किसके द्वारा? बाय नेचुरलाइजेशन। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है, उसको लंबा टाइम हो गया, 14 में से कम से 11 साल भारत रहा हो और लगातार 1 साल से पिछले भारत में ही रहा हो, तो भारत का नागरिक बन जाएगा। पांचवा तरीका है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इसका मतलब क्या है भाई? चीज़ों को समझना। अगर मान लो अभी हम जैसे कि जानते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के अंडर है अभी, और अब मान लो कि कल हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा कर लिया। ठीक है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितने भी नागरिक हैं वो खुद ब खुद भारत के नागरिक होंगे बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। एग्जाम्पल और देता हूँ, सिक्किम पहले हमारे देश का हिस्सा नहीं था, जिस दिन सिक्किम भारत का हिस्सा बना वहाँ के लोग खुद ब खुद भारत के नागरिक बन गए बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी भूमि अधिग्रहण के द्वारा। तो ये 5 तरीके हैं नागरिकता लेने के। आपको यहाँ पर ध्यान एक ही तरह क्वेश्चन रखना है कि इनमें से कौन सा तरीका भारत नागरिकता लेने का नहीं होता है। ये 5 तरीके हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब याद रखना ये सबसे लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ है? 2019 में, काफ़ी न्यूज़ में भी था, है ना। ये गर्मी ज़्यादा है थोड़ी और एसी वर्किंग नहीं है तो थोड़ी गर्मी ज़्यादा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करें कि 3 तरीके हैं, 3 मेथड टू लॉस द सिटीजनशिप। 5 तरीके बताए नागरिकता लेने के और 3 तरीके भाई नागरिकता गंवाने के या लॉस करने के। सबसे पहला तरीका है बाय रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है त्यागना, यानी आप अगर नागरिकता को अपने आप त्यागना चाहते हो तो त्याग सकते हो, है ना। वॉलेंट्रीली गिव अप, ये आपको सब नोट्स में मिल जाएगा, चिंता बिल्कुल मत करना, अभी केवल समझ लीजिए। ठीक है। वॉलेंट्रीली, खुद ब खुद छोड़ देना, इज कॉल्ड रिनंसिएशन, त्यागना हिंदी में बोलते हैं। दूसरा है बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है बर्खास्त कर देना। बर्खास्त का मतलब यहाँ पर है अगर आप किसी दूसरे देश के नागरिक बनोगे तो भारत की आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी। क्लियर है? भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी बाय टर्मिनेशन। लाइक अक्षय कुमार के एग्जांपल लें अगर हम, तो अक्षय कुमार पहले कनाडा के नागरिक थे, पहले इंडिया के नागरिक थे, अब वो कनाडा के नागरिक है। जिस दिन वो कनाडा के नागरिक बने भारत की उसकी नागरिकता अपने आप ही खत्म हो गई बाय टर्मिनेशन। तीसरा तरीका बाय डेप्रीवेशन का मतलब होता है वंचित करना। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को नागरिकता से वंचित करना चाहता है तो वंचित भी कर सकता है। भाई कोई इलीगल रूप से भारत में आ गया है और उसने इलीगली रूप से काम करवा लिया है नागरिकता लेने का, कोई आधार कुछ भी ऐसा प्रोविजन किया है, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो नागरिकता उससे ले सकता है बाय डेप्रीवेशन। तो ये 3 तरीके हैं भारत में नागरिकता गंवाने के। ठीक है। अब कुछ बातें और कर लेते हैं कि भारत का नागरिक कौन होता है कौन नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं, एक आपने सुना होगा NRI, ठीक है, एक सुना होगा आपने PIO, अभी सुना था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये है नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्वेश्चन आया, एक होता है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, नॉन रेजिडेंट इंडियन। पहली बात, जो NRI है याद रखना है, यह इंडियन सिटीजन होता है, रहता तो बाहर है, यानी अगर कोई व्यक्ति 6 महीने या उससे ज़्यादा बाहर रह लेता है और भारत की नागरिकता उसने नहीं छोड़ी है, ना खुद छोड़ी है, ना दूसरे का नागरिक बना है और ना उसको गवर्नमेंट ने वंचित किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? NRI बोलते हैं। और जो PIO और OCI होते हैं वो दोनों ही
फॉरेन सिटीजन होते हैं, वो दोनों ही विदेशी नागरिक होते हैं। यानी एनआरआई को वो सारे राइट्स हैं जो आपको राइट्स हैं। यानी ये वोट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। इलेक्शन लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है। मतलब इसके पास वो सारे राइट्स हैं जो आपके पास हैं, जो भारत के नागरिक के पास है। लेकिन पीआईओ और ओसीआई को इनमें से कोई भी राइट्स नहीं होता है। अब आगे चलते हैं हम। ये अभी तो एक ही बना दिया गया है, पहले अलग अलग होते थे, अब इनका कार्ड एक ही बनता है। ओसीआई कार्ड हो या पीआईओ कार्ड हो, एक ही कार्ड बनता है। इनको अलग से प्रोविज़न दिए जाते हैं, ये अनलिमिटेड टाइम तक इंडिया में रह सकते हैं। अब इनको हम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं कि ये हमारे साथ जुड़े रहें, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए। तो इनके लिए एक दिवस बनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। भारतीय प्रवासी दिवस कब बनाया जाता है? 9 जनवरी को। कि महात्मा गांधी उसी दिन कहाँ से आए थे भाई? 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से आए थे। तो उनके लिए उन्हीं की तारीख को याद कर 2003 में पहली बार बनाया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 2019 में भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ बनाया गया। एक क्वेश्चन है बस आपके लिए कि भारतीय प्रवासी दिवस 2019 में कहाँ पर बनाया गया। तो ये टॉपिक था हमारा नागरिकता के बारे में। जैसे हमने समझा कि नागरिकता क्या है, संविधान क्या बोलता है, क्या क्या इनमें डिफरेंस है, वो सभी बात हमने की। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है और दूसरे के लिए यूज़फुल है तो वीडियो को रिकमेंड जरूर कर देना। थैंक यू।